So space physics would be the last section and would be the last chapter of your syllabus as well. अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्पेस फिजिक्स में आपने पढ़ना होता है स्पेस से रिलेटेड, और यहाँ पर आप वो सारी चीजें कवर करते हैं विच आर रिलेटेड टू स्पेस, whether be it our galaxy or extraterrestrial bodies beyond our galaxy. So we would be discussing all of them over here. And more importantly the thing is कि यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी को कवर करेंगे, because this section does not have any such thing regarding the numericals or formula based. तो हमारे पास जितनी भी लॉजिक्स होंगी, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो सब थियोरेटिकल हैं। और एक प्रॉब्लम ये है कि आज तक स्पेस फिजिक्स ओ लेवल्स में असेस नहीं हुआ। सो एनीवन ऑफ यू हैविंग ओ लेवल्स एग्जाम ड्यू इन मई जून, तो आप लोग वो पहले स्टूडेंट्स होंगे जिनके ऊपर स्पेस फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और आप लोगों से फिर हमें सीखने को मिलेगा कि पेपर में स्पेस फिजिक्स कैसे असेस होता है, क्योंकि अभी तक कोई एज सच एग्जाम्पल सेट मौजूद नहीं है। ऑल्दो जो हमारे पास स्पेसिमेन पेपर आया है स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड, उसमें एक या दो क्वेश्चंस हैं स्मॉलर वंस, और मेजर कोई चंक मौजूद नहीं है स्पेस फिजिक्स का स्पेसिमेन में। बट स्पेस फिजिक्स हैज बीन अ पार्ट ऑफ IGCSE प्रीवियसली, तो वहां पर हमने ये देखा है कि पेपर 1 में 1 से 2 MCQs आते हैं इसके, और पेपर 2 में एक स्मॉल पार्ट आता है, जस्ट लाइक वी हैड इन आवर स्पेसिमेन। सो स्टार्टिंग अप नाउ विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस फिजिक्स, तो हमारे पास सबसे पहली चीज जो स्पेस फिजिक्स में समझने वाली है वो ये कि अर्थ क्या है। अर्थ को समझेंगे और फिर अर्थ से बाहर निकलते हुए जितनी भी चीजें या जितने भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स या आपकी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं और गैलेक्सीज हैं, उन सबको हम समझते हुए जाएंगे। So starting up with space physics, the first thing over here is Earth itself. So Earth is basically the third planet in our solar system. हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं वहां पर हमारे पास अर्थ थर्ड नंबर का प्लेनेट है, और इससे पहले दो प्लेनेट हैं। द फर्स्ट वन इज मर्करी, द सेकंड वन इज वीनस। अर्थ इज बेसिकली the one out of 8 planets, and all of them are rotating around the sun in this particular solar system. और अच्छी बात यह है कि तकरीबन हर एक प्लेनेट के साथ एक ना एक सैटेलाइट जरूर होता है, जैसे हमारे पास भी एक सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। So these satellites are basically the reflectors of sunlight onto the planet, onto that respective planet in the night time. तो अब अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ क्योंकि मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो इसका मोशन कैसा है, हाउ डज इट रोटेट। सो देयर आर टू डिफरेंट रोटेशंस ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो एक तो हमारे पास रोटेशन वो है कि जो अर्थ डायरेक्टली मूव कर रहा है, सरकमवेट कर रहा है सन के अराउंड, दैट इज द रोटेशन अराउंड द सन। तो ये हमारी पहली रोटेशन होती है विच इज द रोटेशन अराउंड द सन। इसके बाद इसके साथ साथ हमारी जो अर्थ है वो एक और रोटेशन क्रिएट करती है, एंड दैट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ बेसिकली ऐसे गोल घूम रहा है और अराउंड द सन भी सर्कमवेट कर रहा है। सो अर्थ इज नॉट ओनली गोइंग लाइक दिस, बट इट इज ऑल्सो moving across its axis. So it would be moving like this, all across the sun and across its axis as well. Now, if we talk about the rotation around the sun, so that is something creating the air. जो आपके पास lunar air होता है, जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पूरा एक ईयर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of January all the way until 31st of December, तो वो एयर डिसाइड होता है रोटेशन ऑफ सन से। रोटेशन अराउंड द सन से आपकी अर्थ पूरा एक एयर बनाती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रोटेशन अराउंड द एक्सिस, तो इस रोटेशन अराउंड द एक्सिस से आपकी अर्थ ने एक्चुअली एक पूरा डे बनाना होता है, इट इज क्रिएटिंग द डे टाइम एंड द नाइट टाइम। So let's say if I am having my Pakistan over here and the sun is over here, if the Pakistani side is present right in front of the sun, it's the daytime. But at the night time, the earth would rotate like this, and Pakistan is now on the back side,
and the sun is still over here. So the other country, the opposite side of Pakistan, would actually have the daytime, while Pakistan on the back side of Earth would be having the night time. If we keep these like details into consideration, so we would understand कि अर्थ ने एक तो ऐसे रोटेट होना है अराउंड इट्स एक्सिस, like this is the axis and earth is rotating like this, so this is the rotation around axis, जबकि around the sun हमारी earth कुछ इस तरीके से जा रही है, like the sun is present in the center and the earth is going like this, so it's rotating on the axis and also rotating around the sun. So these two are different rotations being at the same time. Now, once we are clear with this, तो अब हमें ये भी याद रखना है कि rotation around the sun leads to your air, while the rotation on the axis leads to the day and night. Now, moving forward, we need to remember one thing more is that when the earth is rotating, it's not completely around the axis. ये एक्सिस पर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा है, बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड है. इट्स अ बिट टिल्टेड लाइक दिस. इफ यू सी इट वुड हैव बीन लाइक दिस, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड है अराउंड द एक्सिस. इट वुड हैव बीन लाइक दिस एक्चुअली, लेकिन ये टिल्ट हो गया है, तो ये थोड़ा सा राइट साइड पर टिल्टेड है बाय 23. सो द पाकिस्तान वुड हैव बीन वर्टिकली लाइक दिस, लेकिन अब क्योंकि अर्थ पूरा टिल्ट हो चुका है, तो अब पाकिस्तान थोड़ा सा स्लांटेड बन रहा है ऑन द मैप. सो दिस इज कॉल्ड द टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री सेल्सियस ऑन द, इनफैक्ट 23.5 डिग्रीज ऑन द एक्सिस. आप लोगों को टेम्परेचर पढ़ा के डिग्रीज को हमेशा सेल्सियस बोलने की आदत हो गई है, तो खैर 23.5 जो है वो डिग्रीज में है एंड इट इज ऑन द राइट साइड. थोड़ा सा अर्थ जो है हमारा वो टिल्ट हो चुका है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड over the axis, and this actually creates a tilt on the sun as well. आप देखते होंगे कि आपका जो सन है वो हर साल के हर दिन पर थोड़ा सा एक अलग एंगल क्रिएट करता है. One of the day it would be going like this, but on the other day it would be coming slightly at the bottom portion. थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा सन, and then it would come more towards the downside, and then after the year it would go back again to the top. तो ये जो एंगल्स हैं थोड़े से सन के चेंज हो रहे हैं, ये एक्चुअली एंगल्स ऑफ एक्सिस की वजह से इशू आ रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है. नाउ विद द रोटेशन अराउंड द सन वी एक्चुअली क्रिएट डेज, जहां पर हमारा जो डे है और जो नाइट है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है थ्रू आउट द डे. वी वुड हैव एग्जैक्ट 12 आवर्स ऑफ डे लाइट and exact 12 hours of night time, and that is only possible on 2 days in the entire year, that is 20th of March and 20th of September. 6 months apart होती हैं ये दोनों चीजें. like in the third month on 20th of March, exactly आपका जो yesterday वाला day था that was 20th of March, and that was exactly the half day and half night, and in against of it we have the September, जहां पर हमारे पास हाफ डे और हाफ नाइट होता है. उसके अलावा आपके पास दो और डेट्स होती हैं विच इज इन द 6th month एंड इन द 12th month. तो 6th month पे आपके पास जब 20th of June आएगा, तो 20th of June में आपने देखना है द लॉन्गेस्ट डे. 20th June पे होता है लॉन्गेस्ट डे, जबकि 20th December पे होती है लॉन्गेस्ट नाइट. So these are things apart. These are two poles apart. एक आपके पास है इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स इज बेसिकली द डे जहां पर आपके पास इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है, दैट इज 20th of March एंड 20th of September. जबकि आपके पास दूसरा होता है लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट. लॉन्गेस्ट डे इज 20th of June, longest night is 20th of December. Now moving forward we have the next concept, and that is the motion of moon. So now coming out of earth and coming out of the motion of earth, we have the next closest thing to us, and that is the moon. तो पूरे स्पेस में हमारे पास जो सबसे करीबी चीज है अर्थ से निकलने के फौरन बाद वो है मून. मून इज बेसिकली आवर सैटेलाइट, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सैटेलाइट उस टेरेस्ट्रियल बॉडी को कहा जाता है जो कि एक
ऐसा बिहेवियर दे कि जितनी भी सनलाइट उसके ऊपर फॉल करेगी वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा. So the sunlight going towards moon would actually come towards you, come towards us, and that would be termed as a property of a satellite. और हमारी जो सैटेलाइट है मून, that is almost 2.5 lakh kilometers from us. और इस सैटेलाइट से हमें नाइट टाइम पर भी थोड़ा सा विजन मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डोंट हैव स्ट्रीट लाइट्स ओवर हियर. तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो है हमारे लाइक पॉलिटिशियंस बेच कर खा गए, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, एंड दैट इज टू लुक ऑन टू स्टार्स एंड मून. सो वी आर स्टिल इन द स्टोन एजेस. तो हमारे पास जो सैटेलाइट है मून, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज वी हैव द नाइट लाइट because of them, because of this moon and other stars. तो अगर हम मून की बात करें तो मून जो है वो बिल्कुल सिमिलरली रोटेट करता है जैसे कि अर्थ रोटेट कर रहा था, बट दिस टाइम मून इज नॉट रोटेटिंग द सन, इट इज एक्चुअली रोटेटिंग द अर्थ. और उस रोटेशन के दौरान वो अनइंटेंशनली सन के अराउंड भी रोटेट कर लेता है. So what happens over here is that moon is not targeting the rotation around sun, it is actually targeting the rotation around the earth. और हमारा जो मून है वो एक्चुअली जब भी अर्थ के अराउंड मूव करता है तो उसकी मूवमेंट से हमारी जो लाइक हाई टाइड्स हैं और जो लो टाइड्स हैं वो क्रिएट होती हैं. सो वी आर एक्चुअली हैविंग हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द moon. I'll give you an example of it and you'll have a better idea. So if we have the earth over here and we have the moon right around this corner, तो अर्थ पे इस जगह पे आपको हाई टाइड नजर आएगा, जबकि यहाँ पर आपको लो टाइड्स नजर आने. Right over here on the other side of the sea we would have the high tide and the low tide. Now there's a prominent misconception with the general public. उनको ये लगता है कि हमारे जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनते हैं वो सन से हैं. That's not the case. Actually it's because of the moon. And there's one thing very important over here to remember. और वो बेसिकली डार्विनियंस जो हैं उनके लिए आज तक एक क्वेश्चन है, they don't have the answers for it, कि सन लाइक अगर आप मून से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ आपको ऊपर नजर आएगा, और आप अगर अर्थ से मून को देखते हैं तो आपको मून ऊपर नजर आता है. We don't have the answer for this particular illusion. It is basically an optical illusion, and the nature has the like consideration to it. Nature has the like the the actual reality to it, and we don't have any particular scientific answer for it, that how can we see the moon upwards, and if we are standing on the moon we would see the earth being upwards. तो इस ऑप्टिकल इल्यूजन का डार्विनियंस जो कि बेसिकली डार्विनियन थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, एंड इट्स बेसिकली विद द नेचर इटसेल्फ. So that is an optical illusion. Now what happens with the moon is that if the moon is onto the north pole, it would have a high tide right over here, while if the moon comes to the other side right over here, the high tide would also move towards the opposite side. तो आपका हाई टाइड अब यहाँ पर आ चुका है और ऑपोजिट साइड पर आपको नजर आ रहा होगा लो टाइड. सो दैट इज हाउ द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर क्रिएटेड, एंड वी एक्चुअली हैव a high tide and a low tide in a single day. Now moving forward, the earth would actually have a different view of moon throughout the day. The view would actually be something like this. आपने अगर मून को देखना हो तो मून इनिशियल डेज में आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है, और ये जो आपको मून नजर आ रहा है दैट इज ओनली बिकॉज इट इज एट सच एन एंगल कि ओनली अ स्लाइट पार्ट ऑफ द मून वुड रिसीव द सनलाइट. तो मून के एक स्लाइट पार्ट के ऊपर ही सनलाइट लग रही होती है, एंड यू वुड ओनली सी दैट पार्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट टुवर्ड्स यू. इन अगेंस्ट ऑफ इट, if we come on to the 14th of the month, like the 14th day of the moon, we would see कि हमारा जो मून है वो फुल मून हो चुका है, and it is only because
all of the light is falling directly onto the moon and it is reflecting all of it towards us. And that is how the view of moon from Earth would change gradually. Now, moving forward, we have the next thing, which is basically the orbital speed, and it is something not so difficult or not so different, क्योंकि ये basically आपकी speed ही है, जो कि orbital speed का नाम दे दिया इन्होंने, और circumference आपका वो ring है जिस पर अर्थ ने या मून ने circumambulate करना है, rotate करना है. That would actually be the distance, and finally we have the time right over here at the bottom. So it is nothing new. It's the speed equals to distance over time, and that would be the same formula over here with different names. Now circumference is actually 2 pi r. अभी हमने maths की class में cover किया circumference को, and we got the formula for it as 2 pi r. Now over here we are having v is equals to 2 pi r over t. Now there's nothing to be worried about. V is actually the speed or velocity, 2 pi r is your distance and t is the time. तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं यहाँ पर. They have termed the speed as orbital speed while the distance has been renamed as the circumference. So that's the thing over here. This is the only formula you would be going through in this chapter. इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपने go through नहीं करना है. The good thing is कि ये फॉर्मूला भी यूजुअली असेस नहीं होता IGCSE में, तो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि हमारे पास भी इससे रिलेवेंट या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, a bit beyond the moon, we have the solar system. So the solar system is basically the bunch of star, like the star and the bunch of planets that we are living in. और हमारे पास जो सोलर सिस्टम है वो बेसिकली एक स्टार और 8 प्लैनेट्स पर डिपेंड करता है. इट इज बेस्ड ऑन 8 प्लैनेट्स एंड 1 स्टार. द स्टार इज सन and the 8 planets are already the ones that you know of. So starting from Mercury all the way until Neptune. Now the important thing is कि हमारे पास जितने भी planets हैं वो sun के around rotate कर रहे हैं, and they are not rotating in a proper circle. They are actually rotating in a elliptical fashion, just like over here if you see. इस पैटर्न के ऊपर हमारे जो planets हैं वो rotate कर रहे हैं, and they are rotating in a flattened circle portion, या आप कह लेंगे elliptical shape में वो rotate करते हैं. Like you would have seen an egg. Egg का जो shape होता है वही shape हमारे circumference का होता है, जिस पर solar system में सारे planets rotate कर रहे हैं around the sun. Now moving forward, we are actually having smaller planets as well, जिनको के हम like एस्टेरॉइड, जो आपके बेसिकली ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं वो कहते हैं, और उसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारे पास है प्लूटो की. तो 8 हमारे पास लाइक प्रोमिनेंट जो एक्चुअल प्लैनेट्स हैं वो रहते हैं, और कुछ होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स जो कि स्मॉलर प्लैनेट्स हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अ सिस्टम ओवर हियर जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारे तमाम ही प्लैनेट्स को. So we have 4 planets at the beginning and 4 planets at the end. The 4 inner planets are actually the Mercury, Venus, Earth, and Mars. So we are actually having 4 planets near to the sun. They are termed as inner planets. I'll give you an idea of why are we calling them the inner planets. इन 4 planets के बाद, okay, you can have the statement over here. So after these 4 planets we are having the outer planets. उन दूसरे 4 planets को हम basically outer planets कहते हैं. वो थोड़ा सा सन से दूर हैं compared to these 4, and they are basically Saturn, Uranus, Jupiter and Neptune. So basically we have the 4 planets outside the ring and 4 planets inside the ring. अब ये ring क्या है ये आपने समझना है. What we have is that we have a sun right over here. Then we have 4 planets right over here. After these 4 planets, we have a ring
formed by asteroids and by other terrestrial bodies. तो एक रिंग बनता है हमारे पास, और इस रिंग के बाद मेरे पास 4 मजीद प्लैनेट्स आते हैं right over here. So the ring is basically dividing 4 planets which are closer to the sun from the 4 planets which are farther from the sun. तो जो 4 planets sun के करीब हैं उनको हम कहते हैं inner planets, and they are generally smaller in size, and they are like sort of solid, and they are having rocky surfaces. जैसे अर्थ पे आप देखते हैं कि आपको रॉक्स और माउंटेन्स और हिल्स नजर आते हैं, वैसे ही मार्स पे और वीनस और मरकरी पे भी रॉक्स और आपकी माउंटेन्स मौजूद हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द आउटर प्लैनेट्स, दिस इज बेसिकली अ रिंग ऑफ एस्टेरॉइड्स. ये एस्टेरॉइड रिंग कहलाता है, और इस रिंग को आप बेसिकली एक एस्टेरॉइड रिंग कहते हैं, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ एस्टेरॉइड्स जो कि लार्ज रॉक्स होते हैं, एंड सम लाइक अदर टेरेस्ट्रियल बॉडीज. तो वो हमने फिर आगे डिटेल में भी पढ़नी है सारी टेरेस्ट्रियल बॉडीज. फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि आपके 4 इनर प्लैनेट्स आ गए हैं विच आर मेजरली ऑफ रॉक्स और like comprising of mountains and hard surface, while we have the outer 4 planets which are not rocky, that will like compared to the other 4, and in fact the outer 4 are in fact gaseous. तो ये gaseous होते हैं, and they are very large, they are very cold, and mainly having gaseous surfaces. Like if we talk about Jupiter, it's majorly a bubble of gas. तो इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो साइज है प्लैनेट्स का वो बहुत इनॉर्मस होता है. लाइक इफ वी कंसीडर अर्थ इन अगेंस्ट ऑफ जुपिटर, we would have more than 10,000 Earths fitted into a single Jupiter. So that is the size of Jupiter. Now, moving forward, we actually have trans-Neptunian orbits. और ये basically हमारे पास वो orbit कहलाता है which is generally occupied by dwarf planets. Now you need to remember the name of it. It is called trans-Neptunian orbit. What's the name? Trans-Neptunian orbit. Like नेपच्यून के बाद जितना भी ऑर्बिट बनेगा, नेपच्यून के बाद जो चीजें भी नजर आएंगी, उन सबको आप किस एरिया में या किस रीजन में डिफाइन करेंगे? ट्रांस-नेपच्यूनियन ऑर्बिट. So anything, any planet present beyond Neptune, beyond the 8th planet, is present in the trans-Neptunian orbit of our solar system, and it is basically the distance greater than the orbital of Neptune. और यहाँ पर आपको जनरली नजर आएंगे बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स और बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स, और इन छोटे प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड्स को आप नोटिस करेंगे कि ये भी सर्कम्बेट कर रहे हैं अराउंड दी सन. जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, वैसे ही ये छोटे प्लैनेट्स और बड़े एस्टेरॉइड्स भी रोटेट कर रहे हैं अराउंड दी सन. लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये नेपच्यून से भी आगे मौजूद हैं, तो इनके ऊपर जो सन की लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड है और सन की जो एनर्जी है वो इतना इम्पैक्टिफाई नहीं होती, एंड दैट मेक्स देम द रॉक्स मेड अप ऑफ आइस मेनली. तो ये आइस के होते हैं, दे आर बेसिकली हैविंग टेम्परेचर्स बियॉन्ड -100 डिग्री सेल्सियस, एंड दे आर मोर देन 2000 इन काउंट. तो ट्रांस नेपच्यूनियन ऑर्बिट में आपको जो प्लैनेट्स नजर आते हैं छोटे छोटे, आपको जो एस्टेरॉइड्स नजर आते हैं, दे आर बेसिकली मोर देन 2000 इन काउंट, एंड दे आर रॉकी, एंड दे आर हैविंग द लाइक आइस composed of them, like they are having majority of them as ice. Now moving forward, अब एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा था वो थी एस्टेरॉइड. एस्टेरॉइड क्या चीज होती है? Asteroid is basically a big chunk of rock that is generally orbiting around the sun. तो हमारे पास जो सन है उसके अराउंड अगर एक बड़ा सा रॉक रोटेट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड. एस्टेरॉइड में और किसी प्लेनेट में फर्क क्या होता है ये आपने समझना है. एस्टेरॉइड वुड डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम अ प्लेनेट इन अ वे कि प्लेनेट के पास अपनी टोपोग्राफी होती है. Like a planet would have some like going downhill and something having a big mountain, and at some place it would have a plain ground. तो आपके पास different topographical features होते हैं.
कहीं पे माउंटेन आ जाती है, कहीं पे प्लेन सरफेस आ जाती है, and in some places we have smaller hills. So all of these things are actually adding up to the topographical features and that makes up a planet. लेकिन अगर हम एस्टेरॉइड की बात करें तो एस्टेरॉइड बेसिकली एक बड़ा सा रॉक का टुकड़ा होता है जो कि किसी भी तरीके से कोई टोपोग्राफिकल फीचर्स नहीं रखता. It would not have any sort of mountain, hill or plain surface over it. It would just be a big rock and it would be rotating around the sun. Now what happens over here is कि अगर कोई एस्टेरॉइड आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में लैंड इन कर जाता है तो उस एस्टेरॉइड के साथ क्या होगा. If the rock or that asteroid enters into the earth, it would actually burn down into ashes. वो ashes में तब्दील हो जाएगा और उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारी अर्थ में जो नेचर है उसने एक चीज रखी है जिसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस को हम काफी डिटेल में फिजिक्स के चैप्टर फोर्सेस में पढ़ चुके हैं. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एस्टेरॉइड्स पे इम्प्लाई होता है एंड एस्टेरॉइड्स वुड एक्चुअली बी फॉलिंग थ्रू दी एयर. अब क्योंकि वो एयर से मूव करते हैं एट अ वेरी फास्ट स्पीड सो दे वुड एक्चुअली बर्न डाउन बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस. तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन अर्थ में आने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर और एयर रेजिस्टेंस की वजह से दे वुड बर्न डाउन टू एशेस and they would not cause any sort of harm or impact onto the Earth's surface. Now, moving forward, we have the asteroid belt that was just being discussed previously. So, ये asteroid ring है basically, which is a belt formed by asteroids between Mars and Jupiter. तो हमारा जो fourth planet है और जो fifth planet है उनके बीच में एक ring बना हुआ है asteroids का जिसको आप एस्टेरॉइड रिंग या एस्टेरॉइड बेल्ट कह सकते हैं. और इस एस्टेरॉइड रिंग का पर्पस सिर्फ ये है कि ये आपके स्टार्टिंग 4 और एंडिंग 4 प्लैनेट्स को सेपरेट आउट करता है. सो व्हाट यू आर हैविंग ओवर हियर इज कि आपके जो इंटरनल प्लैनेट्स हैं दे वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल प्लैनेट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस एस्टेरॉइड बेल्ट आपके जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते मार्स को या अर्थ को. अदरवाइज द सोलर सिस्टम वुड डिसरप्ट इटसेल्फ. सो दिस एस्टेरॉइड बेल्ट is actually being a very important and a very critical part of our solar system in keeping the solar system in shape. अगर एस्टेरॉइड बेल्ट को हटा देंगे हम तो आपका जो जुपिटर या सैटर्न है वो बहुत बड़े हैं साइज में and they would start to pull Earth and Mars towards themselves. तो एस्टेरॉइड बेल्ट का होना बहुत जरूरी है. Now moving forward, we have the comets. So we would discuss comets as the last topic for today. और फिर उसके बाद हमने क्लास को रैप करना है. तो कॉमेट क्या होता है? कॉमेट इज बेसिकली अ बंच ऑफ डस्ट एंड आइस. तो आपके पास अगर आइस और डस्ट को मिलाकर एक बड़ी सी बॉल बना दी जाए या एक बड़ी सी टेरेस्ट्रियल बॉडी बना दी जाए तो उसको हम नाम देते हैं कॉमेट. कॉमेट इज बेसिकली फॉर्म्ड अप ऑफ आइस. सवाल ये बनता है कि ये आइस कहाँ से आती है. तो ये आइस बेसिकली मीथेन या वाटर की हो सकती है और उसके साथ जब स्पेस डस्ट मिलता है तो आपके पास बनती है एक बड़ी सी बॉल जो कि कॉमेट कहलाती है. कॉमेट इज बेसिकली वेरी फार फ्रॉम सन सो इट इज हैविंग लाइक अ वेरी लो टेम्परेचर. इसका टेम्परेचर काफी लो होता है और इसका जो डेंसिटी होगा या इसकी जो बिहेवियर्स होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं टू दी आउटर प्लैनेट्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से रिलेटेड इसकी लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एंड इट वुड बिहेव जस्ट लाइक द आउटर प्लैनेट्स. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर ये अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की कोशिश करते हैं या ये सन के करीब जाते हैं तो हाई टेम्परेचर्स की वजह से दे वुड break down into shackles and they would not be remained to create any impact. Like अगर आप किसी कॉमेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करवाएं तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर आते ही एयर रेजिस्टेंस की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि ये आइस का बना है तो आइस ने मेल्ट हो जाना है. जैसे ही ये एयर रेजिस्टेंस को फील करेगा तो इसकी आइस मेल्ट डाउन हो जाएगी और ये
बिल्कुल रबल्स में तब्दील हो जाएगा. It would reduce to sand and smaller stones, which would have no importance at all. So that is something called a comet. Now we would be keeping it till here for today, and I need a confirmation from you people before leaving that everything taught until here is perfectly clear. या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें. Yes, any one of you having any sort of query or any problem? Okay, perfect. So we would be keeping it till here. That's a wrap for today. Inshallah फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है संडे को. Take care. Allah Hafiz.